Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that JKPSC has not published the syllabus for plus 2 lecturer yet. लेकिन उससे पहले कि हम सिलेबस का वेट करें तब तक हम जो पिछला प्लस 2 लेक्चरर जो पिछली वाली रिक्रूटमेंट हुई थी उसका जो सिलेबस आया था उसको डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे वाई हम ये सिलेबस क्यों देखेंगे और इसको जानने की कोशिश क्यों करेंगे क्योंकि जो सिलेबस है उसमें आने वाले सिलेबस में ज़्यादा अल्ट्रेशंस नहीं होंगे। यूनिट्स फर्स्ट 2 या 3 का अल्ट्रेशन हो सकता है क्योंकि जो बेसिक यूनिट्स है जैसे इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी है ये यूनिट तो उस सिलेबस में भी कंपलसरी होगा। ये बेसिक्स होता है सोशियोलॉजी की जो फाउंडेशंस है और उसके साथ साथ जो थॉट है सोशियोलॉजिकल थॉट जो क्लासिकल थॉट है वो भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें पोस्ट मॉडर्न थॉट आ सकता है लेकिन क्लासिकल थॉट उनको रखना ही रखना है बिकॉज ये फाउंडेशंस होते हैं सब्जेक्ट्स के। और उसके साथ साथ मैथडोलॉजी तो होगा ही होगा। देन जो सोशियोलॉजी ऑफ मैरिज फैमिली किनशिप है ये भी बहुत ज़रूरी है और इंडियन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ कुछ यूनिट इसमें चेंज हो सकती है जैसे एनवायरनमेंट जेंडर तो ज़रूरी होगा क्योंकि जेंडर एक इमर्जिंग एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी का तो एंड एनवायरनमेंट वो भी एक इमर्जिंग फील्ड है सोशियोलॉजी का। तो ये 5-6 यूनिट्स जो हैं ये कंपलसरी है कि ये सिलेबस में ऑलरेडी होंगे। ठीक है तो इन यूनिट्स को तब तक हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आदिल हुसैन भट्ट है और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है सोशियोलॉजी बाय आदिल सर। मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूँ सोशियोलॉजी। ठीक है पिछले बहुत सालों से मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन कॉलेजेस में पढ़ा रहा हूँ प्लस 2 लेक्चरर में पढ़ा रहा हूँ और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा था ऑफलाइन में कोचिंग सेंटर्स में और कॉलेजेस में। नाउ लास्ट साल से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है यूट्यूब चैनल पे और जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस भी पढ़ाया है और कॉलेजेस को भी पढ़ाया है कॉलेज के सेमेस्टर्स को भी पढ़ाया है। उसके साथ साथ जो रिसेंटली JKSSB ने पोस्ट्स पब्लिश किए थे उसको भी मैंने पढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सिलेक्शंस जो इस बार कश्मीर यूनिवर्सिटी में 8 सिलेक्शंस आए वो इस यूट्यूब चैनल से आए हैं। आप जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का प्ले लिस्ट है उसमें जा सकते हैं और देख सकते हैं और जो 5th रैंक आई थी बिलाल अहमद को वो भी इसी यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट थे। और उसके साथ साथ मैंने बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी भी पढ़ाया है इस यूट्यूब चैनल पे। और अब जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था कॉलेजेस में या कोचिंग सेंटर्स में या प्लस टू में तो उनकी अब गुजारिश है उनकी रिक्वेस्ट आ रहे हैं सर हमें ये सिलेबस भी पढ़ा दीजिए इस पर भी थोड़ा आप हमें क्लासेस दे दीजिए। तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्लस 2 लेक्चरर का सिलेबस। जब तक सिलेबस आएगा तब तक हम जो बेसिक फाउंडेशंस हैं उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम आज क्या सीखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पहले सिलेबस को डिकोड करेंगे। क्यों क्योंकि सिलेबस को डिकोड करना बहुत ज़रूरी होता है पहले कि कहाँ तक पढ़ना है किस एरिया तक जाना है कहाँ तक स्टडी करनी है किस लिमिट तक जाना है स्टडी के लिए। ठीक है तो चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पहले सिलेबस को डिकोड करेंगे फिर हम उसके बाद इस वीडियो लेक्चर के बाद और एक वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें मैं बुक्स रिकमेंड करूंगा कि इस सिलेबस को किन किन बुक्स से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है जो बच्चे खुद स्टडी कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ वो खुद स्टडी करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि सर बुक्स भी बता दीजिए वो भी मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है चलिए पहले हम समझते हैं यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 जो रखा गया था इसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी यानी इंट्रोड्यूस किया जाए सोशियोलॉजी से पहले सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो उसमें डेफिनेशंस को देखना होगा पहले डेफिनेशंस यानी कि कहाँ से मैक्लीवर की डेफिनेशन से लेके ठीक है अगस्कोट की डेफिनेशन से लेके हर किसी की डेफिनेशन देखनी होगी अप टू एलेक्स इंग्लिश तक ये सब डेफिनेशंस देखी होंगी कि उन्होंने सोशियोलॉजी को क्या कहा। किसने कहा सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स करती है सोशियोलॉजी स्टडी करती है कल्चर को सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशल इंस्टीट्यूशंस को सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोशल एक्शंस को। ठीक है तो ये सब देखेंगे हम। देन उसके बाद नेचर में आपको देखना है कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा है। ठीक है इसका जिसमें सबसे ज़रूरी है वो 8 पॉइंट्स जो रॉबर्ट ने दिए थे अपनी बुक में। ठीक है वो सारे 8 पॉइंट्स आपको देखने हैं
कि उसने सोशियोलॉजी को कैसे डिफाइन किया उन 8 पॉइंट्स में, जो मेन वो 8 पॉइंट्स है, ठीक है, अपनी बुक में जो उसने दिया है वो चीज़ें आपको देखनी होगी। किसमें? नेचर में। देन नेचर के बाद आपको देखना होगा स्कोप, कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। एज यू ऑलरेडी नो कि स्कोप जो सोशियोलॉजी है उसमें 2 व्यूज है, स्कोप में 2 व्यूज है कि सोशियोलॉजिस्ट आपस में उनके व्यूज जो है, ओपिनियन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो कहते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल जो है और सिंथेटिक स्कूल जो हमारे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। फॉर्मलिस्टिक जो कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है इसका अपना फील्ड है, इसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल सब्जेक्ट है। सिंथेसिस का मतलब ही होता है मिक्सचर, तो वो कहते हैं नहीं, सोशियोलॉजी की जो नॉलेज है, इसकी जो फील्ड्स है, इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो मिक्सचर है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसका। तो सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस से बाहर भी निकल सकता है, ठीक है। तो इसका जो फील्ड है वो बहुत वास्ट है। फिर आपको देखना होगा हिस्टोरिकल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो थी ये इमर्ज हुई यूरोपियन सोसाइटी में, ठीक है। यूरोपियन सोसाइटी में भी अगर हम स्पेसिफिकली जाएंगे तो हमें फ्रेंच में जाना होगा, फ्रांस में जाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंच में भी देखना होगा कि उस वक्त यूरोपियन कॉन्टिनेंट में क्या चीजें हो रही थी, यूरोपियन सोसाइटी को समझना होगा, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, ठीक है। जैसे एनलाइटमेंट पीरियड हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, एनलाइटमेंट पीरियड के साथ साथ ही वहाँ की सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, उसके साथ साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन वहाँ आ रहा था यूरोपियन सोसाइटी में, उसके साथ साथ आपको देखना होगा वहाँ नए न्यू क्लासेस इमर्ज हो रहे थे और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ रहा था वहाँ, ठीक है, जिसको हम जेनोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आ रही थी हेलोसेंट्रिक थ्योरी और उसका इम्पैक्ट आ रहा था सोसाइटी में। उसके साथ साथ आपको देखना होगा वहां पोस्ट रेनेसा, ठीक है, पोस्ट रेनेसा भी देखना होगा। तो ये चीजें सब आपको स्टडी करनी होगी। उसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, तो ये सब चीजें रेनेसा देखना होगा। और उस वक्त बायोलॉजी का जो एवोल्यूशनरी थ्योरी चल रही थी, जो उस वक्त चार्ल्स डार्विन ने ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की बुक लिखी थी, तो वो भी देखना होगा, उसको भी स्टडी करना होगा। इन सब चीजों को फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट पीरियड, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको जरूरी देखना होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो पॉलिटिकल थियरिस्ट उस वक्त थे उनकी वजह से क्या क्या चीजें चेंजेस आई, क्या क्या थॉट लोगों में चेंज हुए, उन्होंने कौन कौन से काम किए जिसकी वजह से चेंजेस आए। जैसे एलेक्स डी टॉकवेला को देखना होगा, अगस्ट कोट को देखना होगा, ठीक है, सेंट साइमन को देखना होगा, रूसो को देखना होगा। तो इन सब को देखना होगा कि इन्होंने सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें नई लाई जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आए। जैसे एनलाइटनमेंट पीरियड में हमें देखना होगा रेन डेकार्ट्स को, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में देखेंगे कि इंजन कब डेवलप हुआ, किसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इन सब का इम्पैक्ट, फिर फाइनली हमें इन सब का इम्पैक्ट देखना होगा, इन चीज़ों का इम्पैक्ट किस पे, सोसाइटी पे। सोसाइटी पे इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जब सोसाइटी चेंज हुई तो सोशियोलॉजिस्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ा उन पे, तो सोशियोलॉजिस्ट्स ने फिर इन चीज़ों को कैसे देखा और उन्होंने फिर कहा कि हमें एक सब्जेक्ट लाना चाहिए जो सोसाइटी पे इस इम्पैक्ट, जो ये नई चीज़ें आई इसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे आई, इन चीज़ों को स्टडी करेगा। और उन चीज़ों को कैसे स्टडी करेगा, क्या वो साइंटिफिकली स्टडी करेगा, तो उस चीज़ को भी देखना होगा कि उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उस वक्त साइंस का दौर था, उन्होंने कहा कि हर कोई सोल्यूशन जो है वो साइंटिफिक लाइन्स में है। तो उन्होंने सोशियोलॉजी को फिर कोशिश किया कि स्कोट ने सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली डेवलप किया जाए और दुर्खियम ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी, ये सोशल बैकग्राउंड ऑफ सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी देखना होगा। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट उसमें आपको सोसाइटी में देखना होगा कि बेसिक कंसेप्ट सोसाइटी होती क्या है, ठीक है। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी कैसे हुई, सोशियोलॉजिस्ट ने कैसे इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी का कंसेप्ट देखी, सोसाइटी बनी कैसे, उसमें आपको ज़रूरी पढ़ना होगा, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को देखना होगा, ठीक है, उस चीज़ को देखना होगा। उसके साथ साथ आपको जो भी थियरिस्ट है जिन्होंने भी सोसाइटी के एवोल्यूशन के बारे में कहा है उसको देखना होगा। अगस्ट कोट को देखना होगा, उसने सोसाइटी की इमर्जेंस कैसे कही। जॉर्ज सिमेल को देखना होगा, दुर्खियम को देखना होगा कि उन्होंने कैसे कहा कि सोसाइटी कैसे इमर्ज हुई, ठीक है। फिर कम्युनिटी में देखना होगा कि मीनिंग्स, डेफिनेशंस, कम्युनिटी होती क्या है, मेन फीचर्स ऑफ कम्युनिटी जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और कम्युनिटी पे किस किस सोशियोलॉजिस्ट ने काम किया, ये सबसे ज़रूरी है। देखिए आप इस सिलेबस को जब अप्रोच करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। यहाँ कंसेप्ट्स पढ़ने हैं प्लस, याद रखिए,
प्लस उसके साथ कंसेप्ट पे किस किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया है इस पे, ठीक है, वो चीजें आपको देखनी होगी। जैसे इस पे काम किया है, जैसे इस पे बहुत सारे सोशलॉजिस्ट ने काम किया है कम्युनिटी पे, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने काम किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। उसके बाद एसोसिएशन, एसोसिएशन होती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंसेस है, अगर मॉडर्न सोसाइटी आई उसमें एसोसिएशंस की क्या ज़रूरत पड़ रही है, इसका इन्फ्लुएंस कितना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लीगलाइज करती है इन चीज़ों को कि एक ग्रुप एक एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, ठीक है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है अभी। उसके बाद स्टेटस एंड रोल, दोनों चीज़ें आपको देखनी होगी साइमल्टेनियसली, ठीक है। स्टेटस होता क्या है, कैसे स्टेटस एक इंडिविजुअल हासिल करता है, किस तरीके से वो हासिल करता है, कहाँ वो गोल्स को फॉलो करता है। उसके साथ रोल, रोल का कंसेप्ट किसने दिया है, कन्फ्लिक्ट रोल किसने दिया है, ठीक है, मल्टीपल रोल का कंसेप्ट किसने दिया है, जैसे मर्टन को आपको देखना होगा, ठीक है। इन सब सोशलिस्ट्स को देखना होगा यहाँ पे। उसके साथ साथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या होते हैं, इनकी लिटरल मीनिंग क्या है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, और सोशली ये कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन फिर उन्होंने रखा है यूनिट नंबर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन में आपको फैमिली, मैरिज, किनशिप, लेकिन फैमिली को कैसे स्टडी करना है, आप स्टडी करेंगे फैमिली की मीनिंग, फैमिली के फीचर्स, फैमिली के टाइप्स, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फैमिली के टाइप्स क्या है। लेकिन फैमिली के टाइप जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको ज़रूरी याद रखना है कि फैमिली के जो टाइप्स है ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अगर पॉलीगाइनी है, पॉलीगैमी है, पॉलीएंड्री है, ये मैरिज प्रैक्टिसेस किन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूरी देखना होगा। उसके साथ साथ कि फैमिली पे किस किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया है, कि फैमिली पे किस किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया है। जैसे लाइक सोशोलॉजी में फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव जो वो फैमिली को कैसे देखता है, फंक्शनलिस्ट वाले फैमिली को कैसे देखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको देखना होगा कॉन्फ्लिक्ट वाले फैमिली को कैसे देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप खाली फैमिली को आपको स्टडी नहीं करना है कि फैमिली ये हो गया, इसके फीचर्स ये हो गए, नो, हियर कम्स द स्टडी ऑफ कि किसने कैसे इस इंस्टीट्यूशन को देखा है, ठीक है। जैसे जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने फैमिली को एज ए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन देखा है, तो वो देखना आपको, ठीक है। फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव में जॉर्ज पीटर मर्डॉक को देखना होगा, टैलकट पार्सन को देखना होगा, ठीक है, टैलकट पार्सन को देखना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे जैसे पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली है, ठीक है, आर डी लेन, डेविड कॉपर को देखना होगा, द डेथ ऑफ द फैमिली, उसने क्या कंसेप्ट कहा डेविड ऑफ द फैमिली को, फेमिनिस्ट्स ने फैमिली को कैसे देखा, ठीक है। जैसे आर के ये टैलकट पार्सन ने कहा कि फैमिली जो है ये क्या रोल करती है सोसाइटी में। उसके साथ साथ मैरिज को भी इसी तरह देखना होगा, मैरिज के टाइप्स, कहाँ कहाँ कौन कौन सा मैरिज का टाइप एग्जिस्ट करता है, ट्राइबल कौन से मैरिज ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बहुत सारे ट्राइबल्स इंडिया में है वो कौन से मैरिजेस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसी तरह से आपको देखना होगा मैरिज को सोशलॉजिस्ट्स ने कैसे देखा है, मैरिज पे किस किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया है। और किनशिप होता क्या है, व्हाट इज किनशिप का मीनिंग क्या होता है, किनशिप के ये डिग्रीज देखने होंगे आपको, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। उसके साथ साथ आपको देखना होगा किनशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिसेंट। आपको देखना होगा किनशिप में क्या होता है, लीनेज क्या होता है किनशिप में, ये कंसेप्ट देखना, और किनशिप यूजेजेस जैसे लेविस स्ट्रास को देखना होगा वहां पर। उसके साथ साथ किनशिप में किस किस सोशलॉजिस्ट ने काम किया है, बोथ यूरोपियन सोशलॉजिस्ट एज वेल एज इंडियन सोशलॉजिस्ट। जैसे वहां हम लेविस स्ट्रास को देखेंगे, यहाँ आके जब हम किनशिप को स्टडी करेंगे तो पहले हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो है इरावती कर्वी, जो जेएनयू की सोशलॉजिस्ट है, ठीक है। उसकी स्टडी किनशिप इंडियन सोसाइटी में क्या है, उसने इंडियन सोसाइटी में किनशिप को कैसे देखा, जैसे उसने किनशिप को डिवाइड कैसे किया, उसने किनशिप को बताया कि किनशिप जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट में, ठीक है। फिर उसने कहा यहाँ किनशिप सिस्टम कैसा है, यहाँ किनशिप सिस्टम कैसा है, यहाँ किनशिप सिस्टम कैसा है, यहाँ किनशिप सिस्टम कैसा, क्या डिफरेंसेस है उसके बीच में, लैंग्वेजेस पे इसके डिफरेंसेस उसने बताए, या बहुत सारे चीज़ों पे रूल ऑफ किनशिप की, यहाँ किनशिप नेम कैसे यूज़ किए जाते, यूजेजेस ऑफ किनशिप कैसे अलग अलग यहाँ है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी, ये यहाँ तक आपको स्टडी के लिए जाना पड़ेगा। उसके लास्ट में आपको दिया गया है सोशलाइजेशन होती क्या है, उसके साथ साथ सोशलाइजेशन के टाइप्स, जहाँ से क्वेश्चन
क्वेश्चंस आते हैं हर किसी एग्जाम में। आपको अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का एग्जाम देखेंगे, जो भी एग्जाम आप देखेंगे वहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होती है, ठीक है, री सोशलाइजेशन क्या होती है, वो देखनी है किसने कंसेप्ट दिया है, ठीक है। और सोशलाइजेशन के थेरीज जैसे हमें ज़रूरी देखना होगा सी एच कूले को, सी एच कूले के बाद यहाँ देखना होगा जी एच मीड को, उसके साथ साथ सिगमंड फ्राइड को। तो ये मेन थेरीज है सोशलाइजेशन के जो देखनी होगी, ठीक है। इन सोशलाइजेशन थेरीज को समझना होगा और उसके साथ साथ इनका क्रिटिसिज्म क्या है। और सोशल चेंज एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि सोशल चेंज होती क्या है, सोशल चेंज कैसे आती है, जैसे डिफ्यूजनिस्ट परस्पेक्टिव क्या है, इन्वेंशनिस्ट परस्पेक्टिव क्या है, सोशलिस्ट ने सोशल चेंज को कैसे देखा है, कोर्ट ने कैसे देखा, दुर्खियम ने कैसे देखा कि सोशल चेंज कैसे आ रही है, उसके साथ साथ हिंड्रेंसेस क्या, अगर सोशल चेंज आ रही है तो कैसे आ रही है। सोशल चेंज में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन देख सकते हैं इंडिया में, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया ने प्लानड सोशल चेंज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या उन्होंने प्लानिंग की थी, जो प्लानिंग कमीशन था, उसने कैसे सोशल चेंजेस इंडियन सोसाइटी में लाए, ठीक है। तो ये सिलेबस जो है इसको बहुत अच्छे से आपको अप्रोच करना होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जिस तरह से आपको लाइन्स में दिख रहा है ये उतना इजी सिलेबस है नहीं, ये उतना मतलब जिस तरह से आप बोलेंगे हम यहाँ तक स्टडी करेंगे यहाँ कुछ दिनों में, वो पॉसिबल नहीं है। इस सिलेबस को आपको डीपली पढ़ना होगा, देन इट इज़ पॉसिबल यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए अगर आपके पास अभी से ही टाइम है तो यूनिट फर्स्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम ही है बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, वहां से आपको ये सारा मिलेगा, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी आपको मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट में, जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए मैंने पढ़ाया वहां से मिलेगा और इसमें से भी मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी आप सर्च कीजिए बाय आदिल सर सोशियोलॉजी, तो वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा 70 to 80 वीडियोस का, उसको आप देख लीजिए। तो ये यूनिट जो है मोस्ट ऑफ द यूनिट वहां से कवर हो जाएगा बेसिक्स के लिए। फिर मैं इसको दोबारा से पढ़ाऊंगा, दोबारा से हम इसको स्टडी करेंगे और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो वहाँ हमने नहीं की है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है ये यूनिट का तो आप वहाँ जाइए और उस प्लेलिस्ट को देखिए। देन तो यूनिट नंबर सेकंड, पहले तो बेसिक्स आ गया, फाउंडेशंस। अब थॉट जो सब्जेक्ट का मेन पार्ट होता है, जो उसके सोशल थियरिस्ट्स होते हैं, जो उसके थियरिस्ट्स होते हैं, तो वो वाला पार्ट हम देखेंगे। यूनिट सेकंड में रखा गया है थॉट और थियरीज, जिसमें पहले ही आपको देखना है कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है और एलिनेशन क्या होती है। इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एलिनेशन क्या होती है। देखिए मार्क्स को अगर आप पढ़ेंगे तो मार्क्स को पहले आपको किस तरह से पढ़ना होगा, उसका थोड़ा सा बेसिक, वो कहाँ से था, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके मेन बुक्स, थेरिस्ट्स को जब आप पढ़ेंगे आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कार्ल मार्क्स का नाम दिया गया, आपको लगता है कि ये तीन टॉप किस्म कवर करेंगे तो हो गया मार्क्स। नो, उनके बुक्स भी आते हैं फिर एग्जाम्स में। आप एग्जाम जाके देख लीजिए, जो पिछला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था वहाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आए थे सोशल थेरिस्ट्स के, वो बुक्स से आए थे। पहले आपको इनके बुक्स देखने होंगे वन बाय वन, और उसके साथ साथ आपको देखने होंगे इनके कंसेप्ट, सब इसने कौन कौन सा कंसेप्ट दिया, वो सब कंसेप्ट आपको देखने हैं, ठीक है। देन आपको मार्क्स को अप्रोच करना है कि मार्क्स को आप फिर पढ़ेंगे कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है और एलिनेशन होती क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती है स्टूडेंट्स में, जब स्टूडेंट्स मार्क्स को पढ़ने आते हैं तो ये तीन कंसेप्ट वो पढ़ लेते हैं और निकल जाते हैं। सो जब मार्क्स का बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे, बेसिक से आपको मार्क्स से नहीं समझेंगे, उसकी मेथोडोलॉजी नहीं समझेंगे, एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी पहले उसको मेथोडोलॉजी समझनी है। फिर जब आप मेथोडोलॉजी आपको समझ में आएगी, फिर आपको खुद ही कंसेप्ट, जैसे दुर्खियम है हमारे, तो दुर्खियम ने कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की, दुर्खियम ने साइंस की मेथोडोलॉजी फॉलो की, सोशियोलॉजी को साइंस बनाने की। तो अब सिस्टमैटिकली ये कंसेप्ट समझ में आपको आएगा कि जो भी इसका कंसेप्ट होगा वो कोशिश की होगी दुर्खियम ने साइंटिफिकली प्रूव करने की, तो इजीली फिर कंसेप्ट समझ में आ जाते थे। यहाँ अप्रोच में प्रॉब्लम होती है, जैसे ही हम पढ़ते हैं तो पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, ना हमें पता होता है कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या थी, इसने चीज़ों को कैसे समझा, इसका पर्सपेक्टिव क्या था। पर्सपेक्टिव जो बहुत ज़रूरी है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाले कैसे समझते हैं चीज़ों को, फंक्शनलिस्ट वाले कैसे समझते, तो वो पहले आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा, पहले बायोग्राफी देखेंगे आप, फिर बुक्स देखेंगे, बुक्स के बाद आप कंसेप्ट्स देखेंगे, फिर मेथोडोलॉजी आप देखेंगे, ठीक है।
इसी तरह से दुर्खियम को अगर आप देखेंगे, दुर्खियम कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट क्या है, सोशल फैक्ट कंसेप्ट यही है। दुर्खियम ने कहा कि हम एक इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली, ठीक है, यानी सोसाइटी को हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। क्यों? इसने कहा कि जो ये इंडिविजुअल्स हैं साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए इनमें जो यूनिवर्सलिटी का कैरेक्टर है वो आना चाहिए। तो यूनिवर्सलिटी का कैरेक्टर ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है ये खुद से कुछ नहीं करता है, तो ये क्या करता है, इसको सोसाइटी करवाती है सब कुछ। इसको हम सियोजेनरिक्स इसने टर्म यूज की, मतलब सोसाइटी इसको नॉर्म्स वैल्यूज देती है जिसकी वजह, जिसको नॉन मटेरियल कल्चर बोलते हैं, इसको फॉलो करते हैं सभी, और सब लोगों का बिहेवियर फिर सेम हो जाता है, जिसमें सिमिलैरिटी हमें आती है। और जब हमें सिमिलैरिटी आती है इसका मतलब हम साइंटिफिकली यूनिवर्सलिटी आती है, हम साइंटिफिकली चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को क्या करता है, ये उसका कैंसिल कर देता है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो डेवलप होती है वो नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर की वजह से डेवलप होती है। जैसे टीचर बहुत सारे या आप बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो कॉलेज में काम करते हैं, तो विद इन द कॉलेज जिनका बिहेवियर जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि उनको कॉलेज ने नॉर्म्स, वैल्यूज ऑलरेडी दिए हैं कि आपको इस तरीके से काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ और करे, वो कर नहीं पाते। व्हाई? बिकॉज सोसाइटी का उन पे फोर्स होता है, सियोजेनरिक्स नॉर्म्स, वैल्यूज का उन पे, नॉन मटेरियल कल्चर का फोर्स होता है, और उसकी वजह से उनको वो चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कहते हैं, ये दुर्खियम यही कहते हैं कि हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं यानी सोसाइटी को, ठीक है। तो किस तरह से? थ्रू द सोशल फैक्टर्स। समझ आई बात? इसी तरह से उसके बाद जो नए थेरिस्ट्स आए उन्होंने क्या कहा, जैसे फिनोमिनोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा नहीं, ये तो ठीक है नॉर्म्स, वैल्यूज, इंडिविजुअल जो है ये हमेशा अपने दिमाग से चलता है, वो कॉन्शियसनेस पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने कॉन्शियसनेस यूज करते हैं, जैसे फिनोमिनोलॉजी, इथनोमेथोडोलॉजी वाले कहते हैं हम अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करते हैं, और दुनिया में हम उसी तरीके से चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और काम करते हैं, सोशल एक्शन करते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस पे फोकस होगा तो यूनिवर्सलिटी का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, हर इंडिविजुअल अपनी कॉन्शियसनेस के मुताबिक काम करेगा, तो इसका मतलब होता है हम साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पहले आपको देखना होगा। दुर्खियम की मेथोडोलॉजी क्या है, दुर्खियम के बुक्स कितनी है, ठीक है। देन आपको डिवीजन ऑफ लेबर में फिर आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आने के, डिवीजन ऑफ लेबर समझना होगा, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिड है। तो ये कंसेप्ट भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है इस यूट्यूब चैनल पे। दुर्खियम का जो कंसेप्ट है वो एंट्रेंस सोशियोलॉजी का होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाए हैं ये कंसेप्ट, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं इन कंसेप्ट को, ठीक है। उसके साथ साथ मैक्स वेबर, वन ऑफ माई फेवरेट सोशियोलॉजिस्ट। मैक्स वेबर जो है, मैक्स वेबर का कंसेप्ट थियरी ऑफ द सोशल एक्शन, कि सोशल एक्शन होती क्या है, हम सोशल एक्शन कहेंगे किस चीज को। और इसने कहा दुनिया की जो भी आप एक्शंस करते हैं, जब आप दुनिया में रहते हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो जो आप एक्शंस करते हैं, वो खाली जो आप एक्शंस करते हैं वो 3 एक्शंस में आपके एक्शंस जो हैं वो सब 3 एक्शंस में होते हैं, 3 सोशल एक्शंस में होते हैं, ठीक है। और उनकी थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, जो अभी हमारे पास अथॉरिटी है, जो एक्सरसाइज रूल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उनकी बेस ऑफ लेजिटिमेशन क्या होती है, हम उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, वो लेजिटिमेट लीगल उनका तरीका क्या होता है, वो उनकी अथॉरिटी को हम लीगल क्यों मानते हैं, उनके बेसिस क्या होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल सिस्टम, टैलकट पार्सन का, कि सोशल सिस्टम होता क्या है, एक सोशल सिस्टम को, एक सोसाइटी को चलाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिसको हम फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स बोलते हैं, जो इसने एजिल स्कीम दी है, ठीक है, ठीक है। और ए फॉर जिसको हम बोलते हैं AGIL, एजिल स्कीम, ठीक है। और उसके बाद क्रिटिक्स ऑफ द फंक्शनलिस्ट, फिर मर्टन आए, उन्होंने फंक्शनलिस्ट को क्रिटिक किया, उन्होंने फंक्शनलिज्म के जो बेसिक टेनेंट्स थे उनको क्रिटिसिज्म किया कि फंक्शनलिस्ट वाले ये चीज़ें बोलती हैं, जो वो चीज़ें बोलते हैं वहाँ कुछ और भी एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उनको भी देखना होगा आकर। तो उसके बाद इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव पे आपको आना पड़ेगा। इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, यानी कि J.H. मीड जो इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल के पास कॉन्शियसनेस है, आप इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शूज को देखना होगा, फिनोमिनोलॉजी और इथनोमेट्रोलॉजी, हारोल्ड गारफिंकल। फिर स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का डिबेट, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आपको भोगों को देखना होगा, ये नए आपके पास हैं, ठीक है, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया और पोस्ट मॉडर्निज्म आया, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी आपको देखनी होगी, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में देखनी होगी कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्स क्रिटिक एंड डायलेक्टिक्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो रॉलिफ डेरिंड्रॉफ को देखना होगा उसका कंसेप्ट। और स्ट्रक्चरेशन में एंथोनी डी गिडन्स को देखना होगा, जो डिबेट है स्ट्रक्चर में, एक्टर वर्सेस एक्शन, ठीक है, क्या एक्टर इंपॉर्टेंट है या सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, उस डिबेट को देखना होगा।
और यहाँ पे मुझे लगता है इस बार इस वाले पोर्शन में, थॉट वाले पोर्शन में पोस्ट मॉडर्निज्म ज़रूरी आ जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ आ सकता है, ये ऐड होगा इस बार। मुझे ये लगता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म इस बार ऐड होगा इस थॉट में, और जो ऐड होगा वो पोस्ट मॉडर्निज्म ऐड होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इंडियन सोशोलॉजिकल थॉट वो नीचे आएगा। चलिए, तो इस यूनिट के लिए भी कुछ कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, तो ये यूनिट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये यूनिट उतना टफ नहीं है, ये भी अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे। पहले इसको हम अप्रोच करेंगे, पहले हम थियरिस्ट को देखेंगे कि वो कहाँ से था, फिर उसकी मेथोडोलॉजी, फिर उसके बुक्स, उसके मेन कंसेप्ट, और उसके साथ साथ उसके जो कंसेप्ट है उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज मेथोडोलॉजी। तो सीधे फाउंडेशन सब्जेक्ट के, फिर उसका थॉट क्या होता है, उसके थियरिस्ट कौन होते हैं, फिर उसकी मेथोडोलॉजी। वो सब्जेक्ट जब रिसर्च करता है तो वो नॉलेज कैसे गेन करता है, वो कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करता है, ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम देखेंगे नेचर ऑफ द सोशल रियलिटी एंड दिस अप्रोच। सोशल रियलिटी का क्या नेचर है, हम समाज में जो सोशल रियलिटी है उसका नेचर कैसा होता है, क्या हम उसको साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका नेचर, उसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड इन सोशल रिसर्च। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी, क्या हम जब सोसाइटी में स्टडी करते हैं क्या हम ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं, यानी वैल्यू न्यूट्रलिटी, यानी हम खुद को फ्री रख सकते हैं। हम जो अपनी स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल हम कास्ट को स्टडी कर रहे हैं, क्या हम इस स्टडी को बचा सकते हैं खुद के बयास से, यानी कि खुद के मैनिपुलेशन से, ठीक है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हम इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं या साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, जो साइंस में होता है। क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड द सर्वे मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आएगा सर्वे टेक्निक क्या होती है, सर्वे टेक्निक कैसे हम यूज करते हैं, सर्वे टेक्निक किसने डेवलप की है, किस तरह से हम इसको ऑपरेशनलाइज करते हैं जब हम स्टडी करते हैं, और ऑपरेशनलाइजेशन एंड रिसर्च डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन होता क्या है, सैम्पलिंग की मीनिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के टाइप्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसका डिजाइन कैसे हम कर सकते हैं जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम डेटा देखते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं और अपना जो टारगेट ग्रुप होता है उसके पास जाते हैं, तो हम सैम्पलिंग, अपने रिसर्च में सैम्पलिंग डिजाइन कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चनायर होता क्या है, क्वेश्चनायर की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है, क्वेश्चनायर के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, और क्वेश्चनायर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, इंटरव्यू शेड्यूल होता क्या है, इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब देखना होगा, ठीक है। तो ये उतना टफ नहीं है, इन कंसेप्ट को भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होता है उसमें ये सारा सिलेबस है मेथोडोलॉजी का, वहाँ भी मैंने पढ़ाया है और दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक्स इन द सोशल रिसर्च, केस स्टडी मेथड, एनकाउंटर एंड एक्सपीरियंसेस इन द फील्ड वर्क। जब हम फील्ड में जाते हैं स्टडी के लिए तो वहाँ हमारे साथ क्या क्या इनकाउंटर्स होते हैं, कौन से सोशल एक्सपीरियंसेस हम देखें, कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और एक्सपीरियंस फील्ड वर्क में क्या मिलता है। देन उसके बाद रखा गया यूनिट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ किनशिप एंड मैरिज। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, किनशिप, मैरिज एंड फैमिली ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी में, वहाँ जाइए, वहाँ देख लीजिए इन चीज़ों को, बेसिक टर्म्स को। लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में रखा गया है बेसिक टर्म्स। पहले लीनिएज समझना होता है, लीनिएज होता क्या है, ठीक है। लीनिएज का कंसेप्ट क्या है, क्लान, फेरेफिटरी, मोइटी, और किन ग्रुप्स होते क्या, और किंडर क्या होते हैं, उसके साथ साथ इंसिस्ट और डिसेंट। अप्रोचेस हिस्टोरिकल एंड एवोल्यूशनरी स्ट्रक्चरल फंक्शनल, ठीक है, और किनशिप टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो ये सारा किनशिप पे है। फिर मैरिज में आपको अलाइंस थ्योरी देखनी होगी। उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रोफेशनल मैरिजेस क्या होते हैं, और उसके साथ साथ रेजिडेंस क्या होते हैं। जैसे हमारी ये सोसाइटी में किसी की मैरिज होती है तो कभी वो पेरेंट्स के साथ रहता है, फादर के साथ रहता है, तो कभी क्या होता है हमारे इंडिया में कुछ लोगों में ऐसा भी कल्चर है, वो जो लड़की है, लड़की के साथ जिसके साथ मैरिज होती है तो उनके घर रहने के लिए जाते, कभी ये दोनों ना इधर जाते ना इधर जाते, अपना नया मकान बनाते, अपनी नई रेजिडेंस बनाते। तो इन्हीं रेजिडेंस को समझना होगा कि ये रूल ऑफ रेजिडेंस क्या है। उसके साथ फैमिली का एवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ फैमिलीज और यूनिवर्सलिटी ऑफ द फैमिली। देन कम्स द यूनिट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को कैसे देखना होगा, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन ऐसे आपको नहीं देखना होगा कि जैसे हम अपने जैसे कभी सोसाइटी में जो रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं उस परस्पेक्टिव से नहीं देखना होगा। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को डिफाइन करता है थ्रू द लेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजिस्ट रिलीजन को कैसे देखते हैं वो होता है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, वैसे हमें देखना है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट
और उसके साथ साथ इंटरैक्शनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न के जो थियरिस्ट्स हैं वो रिलीजन को कैसे देखते हैं, उस तरह से रिलीजन को स्टडी करना होगा। जैसे इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है सिलेबस में पहले ही, द स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का स्कोप कैसे है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द रिलीजन, पहले हम देखेंगे कि एवोल्यूशन का रिलीजन कैसे हो गया, और रिलीजन फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं, ब्राउन मेलानॉस की रिलीजन को कैसे देखते हैं, ठीक है, टेलकर पार्सन कैसे देखते हैं। फिर हम देखेंगे बिलीफ सिस्टम, मैजिक एंड रिलीजन, ठीक है। फिर सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, वही दुर्खियम ने कैसे देखा, वेबर ने कैसे देखा, और फिनोमिनोलॉजिस्ट्स ने कैसे देखा, मार्क्स ने कैसे देखा रिलीजन को। ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे रिलीजन में, ज़रूरी आपको समझने का मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, क्योंकि रिलीजन में सबसे बड़ा डिबेट जो है मार्क्स वर्सेस वेबर है, ठीक है। मार्क्स क्या कहता है कि दुनिया में रिलीजन की वजह से क्या होता है, एक्सप्लॉइट होता है, लोअर कास्ट वाला एक्सप्लॉइट होता है, रिलीजन को एज ए कमोडिटी यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका प्रॉफिट कैपिटलिस्ट्स को मिलता है। लोअर कास्ट का जो एक्सप्लॉइट होता है उसका मेन पार्ट जो है वो रिलीजन, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप की गई है जिसको मार्क्स बोलता है फॉल्स कॉन्शियसनेस, तो उसकी वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। वेबर कहते हैं नहीं, रिलीजन हमेशा एक्सप्लॉइट नहीं करता है, रिलीजन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, दुनिया में चेंजेस आए, ठीक है। फिर वेबर उसकी एग्जाम्पल देता है, और वेबर साथ साथ कहता है कि रिलीजन ही की वजह से सोशल चेंज आती है, और रिलीजन ही की वजह से कैपिटलिज्म भी दुनिया में आया था, जिसमें उसने एक बुक लिखी है द प्रोटेस्टेंट सिटी एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो वो डिबेट देखना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ चर्च डिनोमिनेशन क्या होते हैं, ये कंसेप्ट जो है ये बेसिक्स है, सेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी होगी। इंस्टीट्यूशनल रिलीजन देखना होगा, वो कैसे होता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ रिलीजन कैसे होती है, वो भी देखनी होगी वो चीज़ें। और इसके साथ साथ इन्होंने ऑलरेडी दिया है रिलीजन्स ऑफ इंडिया को भी समझना होगा, क्रिश्चियनिटी यहाँ कैसे आई, कैसे फैली, कौन इसके मेन टेनेंट्स है, मेन सेंट्स है, वो भी याद रखने होंगे। और सबसे जो ज़रूरी है वो है डेटा, कि 19 जो सेंसस हुई थी 1990 में, उस टाइम क्रिश्चियन कितने थे, हिंदू कितने थे, मुस्लिम्स कितने थे। उसके साथ साथ हिंदुइज्म भी समझना होगा, हिंदुइज्म कंसेप्ट एंशंट में, मेडिवल में और मॉडर्न में क्या है, हिंदुइज्म की कितने चेंजेस आए और इसके कितने सेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके मेन सेंट्स देखना होगा, ठीक है, जिसमें जैनिज्म आएगा, बुद्धिज्म, वो भी देखनी होंगी वो चीज़ें भी। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो है इस्लाम कैसे आया, और इंडियन सोशलिस्ट ने इस्लाम को कैसे देखा, जिसमें ज़रूरी आपको देखना होगा इंदर सिंह का कंसेप्ट है इस्लामाइजेशन, ठीक है, तो वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ डेटा कि जो मुस्लिम्स है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, क्या परसेंटेज है उनकी, वो याद रखनी होगी। देन द यूनिट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशोलॉजी ऑफ चेंज में हमें देखनी होगी कि चेंज और डेवलपमेंट कैसे हुई दुनिया की, वर्ल्ड की, जिसमें पहले हम देखेंगे थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। मॉडर्नाइजेशन आई कैसे, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट जो है ये बहुत बड़ा डिबेट है, ये ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया है, मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में। मॉडर्नाइजेशन पहले होती क्या है, ठीक है, जिसमें आपको देखना होगा दीपांकर गुप्ता का, इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जिसने कहा पहले हम वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट का देखेंगे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किसको कहा, ठीक है। जैसे बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हमारे हैं, तो जैसे मैक्स वेबर ने मॉडर्नाइजेशन कहा रैशनैलिटी होती है, दुर्खिम ने कहा डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें देखना होगा कि बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने मॉडर्नाइजेशन को क्या कहा, इंडियन वर्ल्ड सोशोलॉजिस्ट, देन इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जैसे दीपांकर गुप्ता ने कहा मिस्टेकन मॉडर्निटी, जो अभी मॉडर्निटी हुई है वो मिस्टेकन है, वो मॉडर्निटी रियल मॉडर्निटी नहीं है, तो वो डिबेट देखना होगा। इंडियन सोशोलॉजिस्ट ने मॉडर्निटी को किसको कहा, सी दुबे ने मॉडर्नाइजेशन किसको कहा, वो देखना होगा। उसके साथ साथ चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया में चेंज एंड डेवलपमेंट कैसे आए, जिन्हें गांधीयन कंसेप्ट देखने होंगे और नेहरू का कंसेप्ट देखना होगा। नेहरू, जो हमारे नेहरू साहब थे, वो रशिया से इन्फ्लुएंस थे, वहाँ सोशलिज्म था, तो वो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव यानी सोशलिज्म पाथ ऑफ डेवलपमेंट को वो पसंद करते थे। और गांधी जो थे वो खादी कंसेप्ट यानी कि सेल्फ, यहाँ खुद कपड़े बनाना, खुद चीज़ें डेवलप करना, उस चीज़ को ज़्यादा जोर देते थे, तो वो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट है, वो डिबेट भी देखना होगा। उसके साथ साथ फोकस्ड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, वुमेन के लिए क्या किया गया इंडिया में, वुमेन का स्टेटस एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। फिर एंशंट में क्या चीज़ें थी, मेडिवल में क्या थी, और आज़ादी के बाद उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें लाई गई, कौन से लॉज लाए गए उनके लिए, वो देखने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली देखना होगा। उसके साथ साथ एजुकेशन में उनके क्या लॉज है, हेल्थ में उनके लिए क्या क्या लॉज लाए गए, उनके जो सेक्स रेशो है उसको बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई, तो वो सब देखना होगा हमें, ठीक है। एवरी एस्पेक्ट देखना होगा, एजुकेशन में देखना होगा, फाइनेंस में देखना होगा, पॉलिटिकल सिस्टम में हो देखना होगा, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका कैसे, पंचायत राज जो रिजर्वेशन हुई थी उनकी थी, ठीक है, 33% रिजर्वेशन, ठीक है, वो देखना होगा। तो हर किसी
सिस्टमैटिकली में देखना होगा। एजुकेशन में क्या लाज उनके लिए लाए गए, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या लाज लाए गए, हेल्थ में क्या लाज लाए गए उनके लिए, ठीक है, उनका सेक्स रेशो बचाने के लिए, ठीक है, तो वो देखना होगा। यहाँ आपको देखना होगा इंडियन सोसाइटी में आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी, इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर एंड चेंज। इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, यहाँ का सोशल सिस्टम कैसा था पहले एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में, और वो चेंजेस क्या लाए उसमें, उसमें कैसे चेंजेस आए, ठीक है। जैसे विडो मैरिज सिस्टम नहीं था अलाउड, या सती सिस्टम था अलाउड, या मैरिज सिस्टम यहाँ अलाउड, मैरिज सिस्टम में कौन से लाज, उसमें से क्या क्या चेंजेस लाए गए, ठीक है, तो वो देखना होगा आपको। अप्रोच टू इंडियन सोसाइटी, इंडोलॉजिकल परस्पेक्टिव पहले स्टडी करना होगा कि इंडोलॉजी होती क्या है, इंडोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, फंक्शनलिस्ट थियरीज ऑफ द कास्ट एंड क्लास, ठीक है, जीएस गुरे और उसके साथ साथ जीएच हुटन। तो जीएस गुरे को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है कॉलेज वालों के लिए, तो अभी हुटन को हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कास्ट में। अर्बन एंड रूरल सोशल सिस्टम क्या है, यहाँ कास्ट और क्लास का कन्वर्जेंस कैसे होता है और उसमें उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं दोनों में, रूरल और अर्बन। ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, जिसमें हमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स को देखना होगा। पहले शेड्यूल उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उनका फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, वो सब देखना होगा। उसके साथ साथ लॉज, इनके लॉज जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, इनका रिजर्वेशन कितना होगा, किस आर्टिकल के तहत इनको रिजर्वेशन देगी, प्रेसिडेंट उनको क्या, प्रेसिडेंट का क्या रोल है उसमें, ठीक है, तो स्टेट कैसे इनको आइडेंटिफाई करता है, वो सब देखना होगा इसमें, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो मीनिंग, उनके फैमिली सिस्टम, मैरिज, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो सब देखना होगा। देन प्रोसेस ऑफ द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जब प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंडिया में हुई, तो उसमें दो प्रोसेस जो कंसेप्ट दिए गए हैं, संस्कृताइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन, वो देखना होगा कि वो कैसे हुई वो प्रोसेस, और वो प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। तो इस यूनिट में भी मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हैं, वो आप देख सकते हैं। आप कंसेप्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप कंसेप्ट सर्च करेंगे यूट्यूब पे, फिर आगे लिखेंगे बाय आदिल सर, तो वो भी निकलेगा आपको यूट्यूब चैनल पे। देन रूरल सोसाइटी इन इंडिया, रूरल सोसाइटी इन इंडिया में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट एंड एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी में फैमिली सिस्टम कैसा है, कास्ट कैसा है, रिलीजन कैसा और सेटलमेंट, ये चीज़ें इंडियन सोशलॉजिस्ट के लाइट में देखने होंगे आपको। आप ऐसे इनको स्टडी नहीं कर सकते हैं। आप रूलर में कास्ट स्टडी कर रहे हैं तो हो गया स्टडी, नो, वो बेसिक्स होता है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट मूवमेंट है, नेक्स्ट स्टडी, वो इंपॉर्टेंट है कि वहां रूलर सोशियोलॉजी में किस किसने स्टडी किया है कास्ट को, इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने किसने रूलर में कास्ट को स्टडी किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी देखना होगा, उसके कमिश्नर्स, ठीक है, वो सब देखेंगे हम। प्लानड चेंज फॉर रूरल सोसाइटी, जो पंचायत राज लाया गया था कि रूरल एक प्लानड चेंज थी ये, कि बाय गवर्नमेंट हम एक प्लानड चेंज लाएंगे, हम रूरल एरियाज में पंचायत राज लाएंगे। पंचायत राज से क्या होगा, वहाँ चेंजेस आएंगे, वहाँ डेवलपमेंट क्या करना है, कहाँ करना है, पहले पंचायत राज को समझना होगा, होता क्या है, कैसे एग्जिस्ट करता है। देन सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, सोशल मूवमेंट्स क्या थे इंडिया में, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, इमर्जेंस ऑफ सोशल मूवमेंट रिसेंटली एनईपी वाले जो 5th सेमेस्टर है उनका पेपर था, ठीक है, उनका ये मेजर पेपर था, तो इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। जम्मू कॉलेजेस में बच्चे हैं जिनको मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, वो पेपर आप खुद देख सकते हैं। उस प्ले लिस्ट का नाम है सोशियोलॉजी फॉर बोथ जम्मू एंड कश्मीर कॉलेजेस, उनके लिए। तो उस वीडियो लेक्चर, उसमें 5 जो 10 लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें सोशल मूवमेंट्स की मीनिंग, जेनेसिस, टाइप्स, रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स, रिक्रिएशनरी सोशल मूवमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इमर्जेंस ऑफ सोशल मूवमेंट, मार्क्सिस्ट पर्स, वो भी मैंने पढ़ाया, उसमें पोस्ट मार्क्स अभी देखना होगा हम। वेबर का कंसेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट्स क्या है, वेबरियन परस्पेक्टिव क्या है सोशल मूवमेंट्स में, वो भी मैंने पढ़ाया है। पोस्ट वेबर देखेंगे हम फिर बाद में। ट्रांसफॉर्मेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ सोशल मूवमेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन और डिक्लाइन कैसे हो गया, ठीक है। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ट्रेडिशनल सोशल मूवमेंट्स क्या थे यहाँ, पीजेंट सोशल मूवमेंट्स में मैंने 2 पढ़ाए हैं वहाँ पे ऑलरेडी। उसके साथ साथ सोशल मूवमेंट्स में जो इनका कंसेप्ट था, किनका, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सिलेबस है उसमें मैंने पढ़ाया है पीजेंट मूवमेंट्स। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स देखने होंगे, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में हमें नेशनलिस्ट लीडर्स देखने होंगे, जैसे गांधी जी के बहुत सारे मूवमेंट्स, सत्याग्रह देखना होगा, ठीक है, ये सब मूवमेंट्स देखने होंगे, चोरा चोरी मूवमेंट देखना होगा, और दलित के जो मूवमेंट्स है वो देखने होंगे, और वुमेन मूवमेंट्स में आपको पता ही है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आएंगे, और उसके साथ साथ इंडिया में क्या क्या मूवमेंट्स है, जैसे मी टू मूवमेंट आया इंडिया के बॉलीवुड में, तो वो देखना होगा, ठीक है। इन कंसेप्ट को समझना होगा कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म
जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थे वो कब आए, किस डेट पे आए, उनका मकसद क्या था। ठीक है, उसके साथ साथ उन मूवमेंट्स में जैसे बुक्स, मैरी वुllstonecraft को देखना होगा, मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव के जो फेमिनिस्ट है उनको देखना होगा, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट के जो परस्पेक्टिव हैं वो ये सारे फेमिनिस्ट है उनको देखना होगा। देन सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। एनवायरमेंट एंड सोसाइटी मुझे लगता है कि ये यूनिट जो है ये इस बार, मुझे लगता है ये इस बार नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये इस बार इस सिलेबस से कट होगा, लेकिन जेंडर एंड सोसाइटी जो है ये कंफर्म होगा। इसमें ऐड और भी टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में आपको कार्ल मार्क्स देखना होगा कि कार्ल मार्क्स ने कैसे इस चीज़ को देखा कि कैसे कैपिटलिस्ट, ठीक है, जो बोर्जुआ क्लास है वो कैसे एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को यूज करता है अपने कैपिटल गेन के लिए। ठीक है, तो वो कैसे एक्सप्लॉइट करता है। उसके बाद दुर्खियम को देखना होगा, मैक्स वेबर को देखना होगा, राइज एंड डेक्लाइन, राइज डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ द एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी, कैसे एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी का राइज हो गया है। ठीक है, और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज देखना होगा, उनका असेसमेंट पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन का असेसमेंट, वुड कंसेप्ट। और उसके साथ साथ जो बड़ा डिबेट सोशियोलॉजी में है अभी चल रहा है, डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट है। सोशियोलॉजी वाले कहते हैं ठीक है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं, बड़े बड़े रिसीविंग पावर स्टेशन बना रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ जो एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं वहाँ लोग रह रहे हैं उनका भी आप डिस्प्लेसमेंट, उनको भी आप उन जगहों से निकाल रहे हैं, उनका आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। जो भी हमारा बहुत बड़ा कंसेप्ट हो रहा है वाइल्ड, ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड, कि जंगल एरियाज़ में यानी कि एनवायरमेंटल एरियाज़ में वो चीज़ें बढ़ रही है, फॉरेस्ट एरियाज़ में वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि वहाँ से जो जंगली जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स, एक नेचुरल रिसोर्स आपके पास था उसको आपने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद साथ जेंडर एंड सोसाइटी, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यूनिट में इमर्जेंस ऑफ फेमिनिस्ट थॉट आपको देखना होगा कि पहले फेमिनिज्म डेवलप हुआ कैसे। ठीक है, वुमेन इन फैमिली देखनी होगी, आपकी सोशलाइजेशन कि विमेन का रोल क्या है फैमिली में, जैसे वो सोशलाइजेशन, जैसे मर्टन ने कहा कि ये रिप्रेसिव रोल होता है एक सब, ठीक है, ये एक इमोशनल रोल होता है फैमिली में। जेंडर वर्सेस नेचर, नेचुरल डिफरेंसेस और जेंडर डिफरेंसेस जो हम कल्चर की वजह से डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। जेंडर रोल कि एक विमेन जो है वो कितने रोल प्ले करती है, उसके रूल्स क्या होते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक डाइकोटमी, पेट्रियार्की एज आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस, पेट्रियार्की जो देखनी होगी आपको, ये आइडियोलॉजी और सिलीवा वाल्बे एंड प्रैक्टिस, ये कैसे प्रैक्टिस होती है, सिलीवा वाल्बे को आपको देखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम उसने किया है पेट्रियार्की पे। ठीक है, उसके साथ साथ जेंडर, सेक्चुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड वर्क, इसको देखना होगा, प्रोडक्शन वर्सेस रिप्रोडक्शन, हाउस वर्क एंड इनविजिबल वर्क। ठीक है, इनविजिबल वर्क में हम वही कंसेप्ट बताते हैं कि विमेन की जो वर्क होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ये इनविजिबल है, और मेन की वर्क को बोला जाता है विजिबल वर्क है। ठीक है, उसके साथ साथ डेवलपमेंटल पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन जो आई उसके साथ क्या डेवलपमेंट हुआ जेंडर का, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा वुमेन पे, क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से वुमेन को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला या उसका एक्सप्लॉइट हो गया। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कहते हैं विमेन्स को अभी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब दिए जाते हैं कंपनीज में, फ्रंट ऑफिस वर्कर, और विमेन ज़्यादा, वुमेन्स को क्या किया जाता है, उनको लो वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको देखना होगा जेंडर एंड सोसाइटी इन इंडिया, द चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वुमेन इन प्री कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल, यानी ब्रिटिशर्स के दौरान उनका क्या स्टेटस था और आज़ादी के बाद उनका क्या स्टेटस बना, कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से प्रोविजंस लाए इनके लिए, उनको क्या रिजर्वेशंस मिली, एम्प्लॉयमेंट में क्या मिला इनको, पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सी रिजर्वेशन मिली उनके, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ में क्या क्या चीज़ें मिली उनको, वो सब चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है, तो ये वाला यूनिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट जो है इसको हमें कवर अप करना पड़ेगा हरलंबस से। ठीक है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, तो इन सभी यूनिट इसको मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, इनको हम कहाँ से पढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, और बुक्स रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हैं इन सब यूनिट्स को कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस डिस्कशन। तो मोस्ट प्रोबेबली इस सिलेबस में से 2 या 3 यूनिट्स की चेंज हो सकती हैं, 4 यूनिट्स की चेंज हो सकती है, या इस सिलेबस में और टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी आप फ्रेंड से यही गुजारिश है कि मैं कोशिश करूंगा इस सिलेबस पे एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ डेवलप करने की, वो हम देखेंगे, वो जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसके मुताबिक हम उसको फ्रेमवर्क कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं आज। तो उसको एक 5 या 6 दिनों के अंदर अंदर हम उसको फ्रेमवर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, उससे पहले आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, या अगर आपने की है
तो पहले आप जाएंगे मेरी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी एक प्लेलिस्ट है। उसके साथ साथ वहाँ मैंने पढ़ाया है कॉलेजेस के लिए, वो भी आप देख सकते हैं 5th सेमेस्टर के लिए। उसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पढ़ाया है, जिसको मैंने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से स्टार्ट किया है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप बेसिक्स को देखेंगे, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी जो प्ले लिस्ट है उसको देखेंगे, देन आप फर्दर यहाँ आएंगे इन प्ले लिस्ट पे।